बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त अदालती निज़ाम तबाह है, आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी है मगर मजबूरी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस चीज़ के बारे में गुफ्तगू की है। अक्टूबर का महीना भी शुरू होने के करीब है और कहा जा रहा है कि उसका पहला हफ्ता निहायत ही अहम होगा पूरे पाकिस्तान के लिए। तमाम चीज़ें आइन के हवाले से, कानून के हवाले से वाज़ेह हैं, मगर जब हम मखसूस नशिस्तों की बात करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास होता है, वो भी बेनतीजा ख़त्म हो जाता है। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला भी उठता है, वो तय पा जाता है मगर उसके ऊपर एतराज़ भी आ जाता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आइनी बहरान है, ऐसा लगता है कि वो काबू से बाहर है। उसको क्या सुलझाया जा सकता है और किस तरह से सुलझाया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी बात होगी। IMF की जो शराइत हैं उसमें मजीद इजाफा हो चुका है। मुल्क की मैशत की जो बहाली है, ऐसा नजर आता है कि वो मौजूदा हुकूमत की तरजीह में कहीं भी शामिल नहीं है। ये भी हम आज के प्रोग्राम मुकाबिल का हिस्सा बनाएंगे। आमिर साहब, आगाज से पहले एक मोन्टाज चला, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बड़े रहनुमा हमने दिखाए, सब आइन की सरबुलंदी की बात कर रहे थे, मगर ऐसा लगता है कि शायद आइन की सरबुलंदी की बात कोई भी नहीं कर रहा। मैं एक ख़तरनाक जुमला है वो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हम एक सिविल वॉर, अदालती सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। और जो पहले मैं ख़बर देता जाऊँ कि बेंच के निज़ाम तब्दील किया गया, एक ही दिन में ऑर्डिनेंस आया, सदर भी शामिल था, हुकूमत भी शामिल थी, चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ी जल्दी से तेल लगा के तो फारिग कर दिया। टोटल सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम जकड़ लिया गया है, मर्ज़ी के बेंच बनना बहुत आसान हो गया है। और मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने बड़ा सख्त ख़त लिखा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एतराज़ात भी किए हैं। उन्होंने एक किस्म का चीफ जस्टिस को कहा कि आप ही के पुरानी, उन्होंने उनकी ही प्रचार और उनके ही अहकामात और उनकी ही जो भाषण थे याद करवाए हुए हैं उसमें। मतलब मुझे इस बात का कभी इम्कान है कि फाइज़ साहब भी वो उसका शायद जवाब लिखें, और वो जब जवाब लिखा जाएगा तो क्लियरली जो है अदालत के अंदर जो है एक लड़ाई चल रही है। और जब भी अदालतों के अंदर लड़ाइयाँ हुई, उससे हुकूमतें कमज़ोर हुई, उससे जमहूरियत कमज़ोर हुई, उससे निज़ाम कमज़ोर हुआ। तो ये कहीं से भी वो पीछे हटता कोई नज़र नहीं आता और वो ये आगे चल रहा है। अब ये है कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है और हुकूमती पार्टियाँ, एलाइज़ और मुक़तदरा, वो सब तुले में हैं कि उन्होंने आइनी तरमीम लेके आनी है। चाहे वो जो है कहते हैं ना, बोरो बैग और स्टील, वॉट एवर इट माइट कॉस्ट, उन्होंने लेके आनी है। और वो चार तरीके उसके लिए ना, वो तरीक़ा वारदात के अंदर 4 तरीके शामिल है। पहले तो ये है कि बैगवल ही आ जाए कि मौलाना साहब को मनवा बनू लिया जाए और 2-4 जो वोट कम पड़ते हैं इधर उधर से वो इंडिपेंडेंट ये वो करवा के तो वो इंतज़ाम नंबरों का पूरा कर लिए जाए। पहला तो ये आसान काम है। दूसरा वो है कि उन्होंने 63A के अंदर जो है एक एडॉक जज डाल के वहाँ से इंतज़ाम करवा लिया है कि वहाँ से लोटे बनवाए जाएं। ये इसके मतलब एक बहुत तबका था जो बुरा कहता था कि ये शायद ये अच्छा कोई फ़ैसला नहीं था, मगर इसलिए कि उनको लोटे बनवाया जाए और वो इनकरेज किया जाए, शय दी जाए, वो भी एक बहुत ही गलत बात होगी। तीसरा तरीका है कि आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने आज 6ठे दिन भी मुनाजरा जारी है, वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरीके से नज़र सानी केस के अंदर ये फ़ैसला तब्दील हो जाए। हाँ। अब वो ये बहुत बड़ा इशू एक है, कितना टाइम लगेगा, आया टाइमिंग की रेस है कि जो है चीफ जस्टिस साहब फारिग होते हैं या ये वाला फैसला फारिग होता है, कौन कितना लंबा इंतजार करवा सकता है। सो नजर सानी की अगर वो हो जाती है तो वो मामला ही खत्म है। वो मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाए तो उनकी जो है ना नेशनल असेंबली में कम अज़ कम उनका पूरा हो जाएगा। चौथा तरीका ये है, वो भी जारी है कि आहिस्ता आहिस्ता 4-5 सीटें तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए विक्टिंग गुजर गई हैं, नून लीग को मिल गई हैं। बाकी जो है ट्रिब्यूनल्स का जिस तरह मामला जा रहा है, घर के मर्जी के जज लगाए जा रहे हैं और उनके ज़रिए ये टर्न अराउंड करा के नंबर पूरा कर लिए, ये वाला तो है।
अब इसके अंदर जो तकलीफ से बात यह है कि ये जो कुछ किया जा रहा है, आईनी तरमीम जिस किस्म की ला जा रही है, वो क्लियरली मैं सलमान राजा साहब से एग्री करता हूँ बकौल उनके कि ये इमरान खान को उन्होंने मिलिट्री कोड के लिए सज़ा और जो है PTI को उन्होंने बैन करवाना है, पर उसके लिए जो तरीक़ाकार किया जा रहा है और जो आज बिलावल भुट्टो साहब उसको लीड कर रहे हैं इन द नेम ऑफ हिज मदर, इन द नेम ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कि जी ये मिसाक जमहूरियत के नाम पे, और बेनज़ीर ने क्योंकि वहाँ पे ये करवाया था अपनी वालदा के नाम पे, तो मुझे इसलिए बड़ी तकलीफ़ हुई है कि मैं ये उस वक्त मुझसे बहुत छोटे थे, आज से 2006 में आप देखें ना, तो हमारे तो सामने ये बना है, हमारी बातचीत, इन्होंने दोबारा इनको ज़रूरत है सबको पढ़ने के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में है क्या बेसिकली। ये जो करने जा रहे हैं, ये 8वीं तरमीम जो है उससे भी कुछ चीज़ें उससे आगे करने जा रहे हैं। ये ज़ियाउल हक ने भी नहीं किया था कि पूरा निज़ाम ही लपेट दें, उसने उन्हीं अदालतों को PCO ये वो कंट्रोल करा के जो है वो कंट्रोल किया गया था। ये तो निज़ाम सल्तनत, इंतज़ामिया, अदलिया, एग्जीक्यूटिव सब ऊपर नीचे खिचड़ी बना देंगे अपने एक पाव गोश्त के लिए कि ये चाहते हैं कि एक पार्टी को बैन करवाना। ये ख़ुद भी इनकी वालदा और इनके दादा नाना जो है वो उनको फांसी दी गई, और बेनज़ीर साहबा के साथ जो कुछ और पीपल्स पार्टी के साथ जो होता रहा ये भूल गए, और लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो यही तो कह रहे हैं कि आइंदा इसलिए आईनी अदालत चाहिए कि आइंदा किसी वज़ीर-ए-आज़म को तख्तादार पे ना चढ़ाया जा सके। वो तो ये बात कर रहे हैं कि इसलिए हम ये करवाना चाहते हैं। तो पता नहीं उनकी, मैं उसी की बयान हूं कि उनकी जो लॉजिक के अंदर जो वो जो क्लेम कर रहे हैं और उसका पस मंजर के अंदर एक बहुत बड़ा तजाद है। तो बात ये है कि उसके बिलावल का जो ये कहना है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं है ये निकाली है, उसके अंदर और भी बड़ी चीज़ें हैं। उसके अंदर एक सिविल मिलिट्री का चैप्टर है, तो वो भी पढ़ें कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसकी बुनियादी स्पिरिट ये थी कि जमहूरियत को, इदारों को मजबूत करना, ना सिर्फ ये कि एग्जेक्टिव, और वो भी एग्जेक्टिव जो कि बिल्कुल एक जिसकी शहबाज शरीफ साहब की कोई ज़रूरत है कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई नाम ले, टोटली कंट्रोल्ड किस्म की जो है एग्जेक्टिव जुडिशरी बनाने जा रहे हैं। और पार्लियामान, ये वो पार्लियामान इसकी वो इतनी बड़ी तरमीम करने के ये मुतनाज़ा पार्लियामेंट है। सो ये एक 1.5 पाव का जो गोश्त है। फिर उसके अंदर ये मेरे पास पड़ी भी आगे कि इवन जो उसके अंदर जिक्र किया हुआ है उन्होंने आईनी अदालत बनाने का, तो उसके बाद तो ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है ये तो एक बिल्कुल आलू चना चाट की दुकान रह जाएगी। तो इसके बाद किसी भी मौजूद जज के लिए यहाँ रहना तो नहीं, इसको पैक ऑफ करके उधर ले जा रहे हैं, 180 थ्रू ले जा रहे हैं। उसके ज़रिए सिर्फ उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं कंट्रोल कर रहे, पूरे पाकिस्तान की अदलिया और इंतज़ामिया के निज़ाम को जकड़ रहे हैं। ये बिल्कुल वो वाला किया जा रहा है जो मिसाक जमहूरियत के अंदर बल्दियात के निज़ाम के मतलब भी बात है, वहाँ क्यों नहीं बात होती। 16 साल से ये सिंध के अंदर इनकी गवर्नमेंट है, वहाँ में अभी तक बता देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या लोअर जुडिशरी में क्या इन्होंने रिफॉर्म किए हैं। उसके अंदर मिसाक जमहूरियत के अंदर भी जो ये जिक्र है कि वफाकी आईनी अदालत का, उसके अंदर भी वही तरीक़ाकार है। उसके अंदर अपोजिशन को, पार्लियामान को इन्वॉल्व करने का है, तमाम प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के को इन्वॉल्व करने का वही तरीक़ाकार उसकी सिलेक्शन का जजेस का होगा जो सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने बिल्कुल अपोजिशन को, पार्लियामान की इन्वॉल्वमेंट किया है। मगर इस्लाहात हो सकती हैं, इन चीज़ पे बहसों में मुबाहिसा होता है, मगर उसके लिए एक माहौल चाहिए। इस वक्त बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी, मैं अबूज़र आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त जो है मैं आपका तबसरा के माजी में सज्जाद अली शाह के दौर में इतनी जो है ना लड़ाई हुई, मगर उस वक्त वो उसमें हार गए थे। और उस वक्त जो थी ना लाइंस जो थी उनके अगेंस्ट उस वक्त की जो थी वो इसलिए हार गए कि हुकूमत भी ख़िलाफ़ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी ख़िलाफ़ थी, बाकी साथी जज हज़रात भी उनके ख़िलाफ़ थे। तो ये एक वहाँ की सिचुएशन है। मगर मुझे यहाँ पे अदलिया के अंदर भी तकसीम आज नज़र आई
कि वहाँ पे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर में भी बिलावल साहब गए और सिंध हाई कोर्ट बार बड़े बड़े वहाँ पे बड़े लोग बैठे हुए हैं और बड़े फुसफुसे से सवाल हुए वहाँ पे, उनको उस तरीके से वो सवाल नहीं किए गए जो हम उम्मीद कर रहे थे। तो ये कौन लड़ेगा? ये तो लगता है चेकमेट हो गए हैं, ये लड़ाई हारी जा चुकी है। देखिए आमिर साहब, इस वक्त ये लग रहा है कि एक आईनी तरमीम करके जो इस मुल्क की अदलिया है उसको शायद अदलिया को ही डी चौक पे फांसी देने का प्रोग्राम बना लिया है हुकूमत वक्त और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो इनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज हैं और रियासत के कुछ अदलिया को ही फांसी लगाने का प्लान मेरे ख्याल से इन्होंने बना लिया है, क्योंकि जिस तरह की तरामीम इन्होंने प्रपोज की हैं वो खौफनाक हद तक इस मुल्क की जो एक रियासत का अहम सतून है जिसको हम अदलिया कहते हैं उसको खत्म करने के मेरे ख्याल से मतरादिफ है। उसको इररेलेवेंट करना चाह रहे हैं कि उसकी कोई ना कानूनी वक़्त रहे ना कोई उसको उसकी आईनी वक़्त रहे। इस हद तक ये लोग जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये है, ये कुछ ये मैं अबू ज़र, क्योंकि अभी आप पीटीआई में हैं, एक पार्टी से लगता है हमने कोई दूसरी तरफ का नहीं बुलाया। मैं अब क्या होना चाहिए इसकी बजाय क्या अब हो रहा है और पॉसिबली उसको समझना चाहता हूँ कि मुझे ये जो लड़ाई है जो कि जमहूरियत की लड़ाई होनी चाहिए, मुझे ना तो वकील लड़ते हुए नज़र आते हैं ना ही जजेस लड़ते हुए नज़र आते हैं। वो तकरीरों और खतूत तक तो वो उनका नज़र आती है प्रोटेस्ट, उससे ज़्यादा वो मुझे मज़ामत नहीं नज़र आ रही वकीलों में ना जजों में। देखिए आमिर साहब, जजों की जहां तक मज़ामत की बात है, देखिए अगर हम देखें अभी भी हाई कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे जजेस हैं जो बड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं, जो बुनियादी हकूक रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं। आपने देख लिया, हमें इस तरह की एग्जाम्पल्स नजर आ रही हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो सिमत है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है उस चीज से जहां पे हमें बुनियादी हकूक नजर आते हैं या आइन नजर आता है, क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं। तो जाहिरी बात है अगर चीफ जस्टिस जो है इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो बाकी जुडिशरी पे और उन जजेस पे भी असर पड़ता है। जहां तक आपके वकीलों की बात है, देखें वकीलों में इस वक्त क्लियर डिवाइड है। एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स है जो इस वक्त हुकूमत में है और वो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी नौकरियां बांटी गई हैं वकला में, उनको ऑब्लाइज किया गया है, उनको पर्क्स दिए गए हैं, उनको प्रिविलेजेस दिए गए हैं। और बेसिकली आसमा जहांगीर जो ग्रुप है वो इस वक्त उनके जाने के बाद इररेलेवेंट हो चुका है जमहूरियत की बका के लिए लड़ने के लिए। इसके लिए तो वो तैयार है कि किस तरह उन्होंने पावर लेनी है, पावर शेयरिंग करनी है, लेकिन जो बुनियादी असूल थे इस बार के कि जमहूरियत के लिए लड़ना है, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ना है, आइन के लिए लड़ना है, अदलिया के लिए लड़ना है, वो इस वक्त उनकी प्रेफरेंस की लिस्ट पे नहीं रहा। आप इस वजह से देख रहे हैं कि एक ग्रुप एब्सेंट है इस पूरी चीज से, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है इस सिस्टम का। तो इस वजह से ये जाती जो मफादात हैं वो हावी हो रहे हैं असूलों पे, आइन पे, कानून पे और आइन की सरबुलंदी पे। ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। लेकिन फिर भी देखें रोशनी नजर आती है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो है ये इस्लामाबाद के जो जजेस ने जिस तरह के खत लिखे हैं, ये तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हर अदालत में अच्छे पूरे जज हैं, मगर दे आर डूइंग अ लॉट बट नॉट इनफ। मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं 90 दिन के अंदर जो है, मैं तो एक आयरनी भी देखता हूँ कि इसके अंदर मौजूदा जो जज अब जो मज़ामत कर रहे हैं उस वक्त ये पार्टनर्स इन क्राइम तो नहीं मैं कहूँगा, सख्त लफ्ज़ है, पर इनका जो तरीक़ाकार रहा कि ये फाइज साहब के साथ खड़े होने में उसको माने आते रहे कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना आने के लिए। अब इनके साथ हो रही है तो इनके पास चॉइसेस क्या हैं, क्या करेंगे? बस खत लिखेंगे? नहीं, देखें आमिर साहब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक बिल्कुल अलमिया है कि जब 90 दिन की इलेक्शन की बात आई तो अब वो जजेस जो उस वक्त दूसरी साइड पे खड़े थे, जब आइन पामाल हो रहा था, तो अब वही जजेस उस चीज को सफर कर रहे हैं। और वो अभी भी देख रहे हैं कि काजी साहब दूसरी साइड पे खड़े हैं
ये कानून और आइन के पास जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर उस वक्त खड़े होते और अभी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मौजूद होते, मज़ाहिर नकवी साहब मौजूद होते, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन शायद डिफरेंट होती। वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मेरी नजर में एक कू हुआ है, जजेस को रिमूव किया गया, उनके खिलाफ साजिश की गई, एक ग्रुप ऑफ जजेस को कमजोर किया गया। अब वही चीज जो है इन जजेस को फेस करना पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने कोशिश की है आइन और कानून के साथ खड़े होने की, लेकिन जब आइन कानून के साथ कोई जज खड़ा होता है तो उसको फिर रियासत भी उससे नाराज होती है, और उस वक्त की वो पॉलिटिकल पार्टीज जो उस स्टेटस को से फायदा ले रही होती हैं, इलेजिटिमेट स्टेटस को का पार्ट होती हैं, उसका भी वो निशाना बनते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त 90 दिन वाले इशू पे खड़ी रहती, मेरे ख्याल से ये जजेस उस वक्त खड़े होते बंदयाल साहब के साथ, तो अब इनको ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़ती। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं आमिर साहब, अभी भी मुझे नजर आ रही है मुजाहमत। अगर ये अभी तो स्टार्ट है, देखिए इसका एक टिपिंग पॉइंट आएगा। ये टिपिंग पॉइंट जब पहुंचेगा तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, हाई कोर्ट से रिएक्शन आएगा और वुकला से भी रिएक्शन आएगा। ये एक टिपिंग पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन ये अबू सर माफ कीजिएगा, वो टिपिंग पॉइंट कब आएगा? मेरा तो ख्याल है कि ये जो कमेटी का जिस तरीके से वो किया गया है प्रोसीजर, जिसके ऊपर इतने भाषण दिए, जिसकी वजह से उन काफ़ी अर्सा चीफ जस्टिस साहब को मंसूर अली शाह साहब सही याद करा रहे हैं कि जनाब आप भी 70 दिन नहीं बैठे थे किसी बेंच के अंदर, ये लोग भी नहीं बैठते रहे, तो उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, तो अब कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे? देखिए आमिर साहब, मैं आपको चीज बताऊं, इस वक्त में मुझे समझ नहीं आ रही कि काजी फायद ईसा साहब किस तरह सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं। हमने उनसे सुना, लंबे लंबे लेक्चर सुने कि चीफ जस्टिस जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होता, सारी पावर उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए बेंच फिक्सेशन के लिए, और वो उस पर लंबे लंबे जजमेंट्स लिखते रहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले कानून पे। लेकिन जब ये कानून तब्दील किया गया, उसी पे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अमल करके नई कमेटी बना दी, और यहाँ पे उनको नहीं नजर आ रहा कि किस तरह उसी वापस सेम पोजीशन पे आ गए। ये तो जो कहते हैं ना, बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि 2 तरह की मोरालिटी होती है, एक वो होती है जिस पे आप दुनिया को लेक्चर देते हो, और एक वो होती है जिस पे आप अमल करते हो। तो यहाँ पे भी मुझे 2 तरह की मोरालिटी नजर आ रही है। आपने लेक्चर किसी और चीज पे दिया, लेकिन जब आप उस पोजीशन में बैठे तो आपने और तरह की मोरालिटी पे अमल करना शुरू कर दिया। मेरी रहनुमाई फरमाएं जरा कि इस वक्त सबसे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के अंदर आज 6ठा दिन रहा, और वो रोज़ अमल दरामद के करने की बजाय 6 दिन से वो लटकाई जा रहे हैं, और वो लगता है लटकाई रखेंगे, वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि नज़रसानी केस का फैसला हो जाए। और नज़रसानी के मतलब 2 सवाल हैं, एक ये कि क्या ये लार्जर बेंच बनेगा, उनकी मर्ज़ी का वो चीफ जस्टिस बना पाएंगे, और दूसरा सवाल ये टाइमिंग का है कि आया ये कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि उनके पास भी थोड़े दिन रह गए हैं, तो महीना तकरीबन रह गया है, तो क्या इन दोनों में से टाइम जीतेगा, चीफ जस्टिस जीतेंगे? सो इन 2 के क्वेश्चंस का मेरे जरा जवाब रहनुमाई फरमाएं। साहब, ये आपके 2 सवाल है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। पहली बात जो आपने की है कि ये जो 63A का जो बेंच अगर फॉर इंस्टेंस बनता है रिव्यू का, तो वो नॉर्मली रिव्यू में तो बेंच सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जजेस रिटायर होते हैं। नहीं, मैं ये मखसूस नशिस्तों के रिवीजन की बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, उसमें तो जी सेम बेंच होगा, वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि सारे जजेस अवेलेबल हैं। मैं फैसल सिद्दीकी साहब को सुन रहा था, वो उनका कहना है, या कुछ जजेस ये वकील कह रहे हैं कि ये लार्जर बेंच भी हो सकता है। नहीं हो सकता आमिर साहब, लार्जर बेंच तब हो सकता है कि जब वो फर्स्ट इंस्टेंस में बेंच बने, नया कॉज ऑफ एक्शन आए। ये रिव्यू है, रिव्यू पे सेटल्ड लॉ है, कादी साहब की अपनी जजमेंट है, बेशुमार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, रिव्यू में कभी भी बेंच नहीं चेंज हो सकता, बेंच सेम होगा रिव्यू में। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, इससे डेविएशन नहीं हो सकती। मुझे नहीं समझ आई ये किसने कहा है कि बेंच चेंज हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल गैर कानूनी गैर आईनी बात है कि रिव्यू का बेंच चेंज किया जाए, वो नहीं हो सकता चेंज, बेंच वही रहेगा। अच्छा आमिर साहब, एक बात मैं इसमें साथ ये कर दूं
अब बिलावल साहब को देखें, वो लेक्चर दे रहे हैं फेडरल कोर्ट। आपको अगर मुल्क में रिफॉर्म्स करने हैं, 20 लाख केसेस पेंडिंग है, नीचे वाली कोर्ट्स में क्यों नहीं आप पैसे लगा के वहां पे जजेस बढ़ाते? हाई कोर्ट्स में बेशुमार केसेस पेंडिंग है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा, क्योंकि बेहदूद वक्त होता है, कि जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर रिवीजन के अंदर कितना टाइम ले जाएगा, वो तो आपने अपना ओपिनियन दे दिया कि बेंच वही रहेगा। देखिए, रिव्यू तो इट ऑल डिपेंड्स कितने अरसे तक चलता है, लेकिन रिव्यू की नॉर्मली हियरिंग बहुत छोटी सी होती है। मेरे ख्याल से 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, अनलेस कोई पॉइंट ऑफ लॉ ऐसा आ जाए जिसपे बहस चाहिए हो, तो फिर हो जाता है। क्योंकि रिव्यू में सारा रिकॉर्ड सामने होता है, ऑलरेडी आर्गुमेंट्स हो चुके होते हैं, और 99% ऑफ द टाइम्स रिव्यू डिसमिस होता है। रिव्यू तब ही अलाउ होता है कि आप जजमेंट के अंदर कोई ऐसा एरर दिखा दें जो फ्लोट कर रहा हो रिकॉर्ड के ऊपर कि ये बिल्कुल कानून और आइन के खिलाफ है, तब भी रिव्यू अलाउ होता है। अदरवाइज रिव्यू में कोई स्कोप नहीं होता कि वो अलाउ हो। अगर हम रिकॉर्ड निकालें सुप्रीम कोर्ट के अभी तक, तो उसमें 99% रिव्यू जो है वो डिसमिस हुए हैं। तो इस वजह से बहुत कम चांस होते हैं रिव्यू में कुछ आपका अलाउ हो। इट्स वेरी माइनर चांस कि वो एक्सेप्ट हो रिव्यू। मैं आज के जो ट्राइब्यूनल वाला केस था, उसके ऊपर जो ये कह दिया गया कि जनाब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान आपस में फैसला हो गया है, सो लिहाजा मसले का हल हुआ। तो मैं उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं और वो जिस तरफ जा रहा है, ज़रा उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आमिर साहब, परेशानी भी होती है और हंसी भी आती है ऐसी चीजें देख के कि इस मुल्क के कोर्ट रूम 1 में क्या तमाशा लगा हुआ है। एक पूरी पार्टी, एक रिस्पोंडेंट या एक पार्टी एक केस में कह रही है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, आप हमारा केस ना सुने, लेकिन आप जिद हैं आपने सुनना है। और ये हम हवा में बात नहीं कर रहे। देखें, सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच कह चुका है कि आप नहीं सुने केसेस इमरान खान साहब के। यही इंसाफ का तकाजा है। मंसूर शाह साहब पे एक एतराज हुआ था मिलिट्री कोर्ट के केस में, वो खुद उठ के चले गए थे। यही होता है जजेस का कॉन्डक्ट कि अगर कोई एतराज करे, आप हमारा केस ना सुने, तो जजेस नहीं सुनते, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की रिक्वायरमेंट है कि आप इम्पार्शियल हो, आप बाइस्ड ना हो। वैसे टू बी फेयर अबूजर, कई दफ़ा जो है ये मानी जाती है, कई दफ़ा नहीं मानी जाती है। फेयरनेस का तकाजा होता है। कई दफ़ा लोग अपने आप को, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर PTI वाले कई दफ़ा या दूसरी तरफ से जब उनके खिलाफ होने हैं, वो मुखालफत कर देते हैं कि जनाब ये तारिक जहांगीरी के खिलाफ फॉर एग्जाम्पल किया गया, और सत्तार के मतलब ये हमारे ना सुने। देखिए आमिर साहब, कोई एक केस हो तो हो ना। यहाँ पे तो जो केस सुना गया काली साहब की तरफ से, उसमें फैसला हमारे खिलाफ आया। ये हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, हम हवा में, मैंने पहले बात की, हवा में मैं बात नहीं कर रहा। इट्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारे खिलाफ बाइस एस्टैब्लिश होता है। अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हमारा राइट है कि ये हमारा केस ना सुने। यही इस वजह से हम कह रहे हैं, हम हवा में बात नहीं कर रहे। और फिर फैसला क्या आता है? जो केस सुनते हैं हमारे खिलाफ फैसला आता है। मैं पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपको निकाल के दे देता हूँ। लेकिन अबूजर साहब, आप लोगों के ऊपर इल्जाम वो ये भी लगा रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, आप लोग इसलिए उनको जरा साइड पे करना चाहते हैं, किसी और के पास दरखास्त करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके जमात के हवाले से ये भी आ रहा है कि जी आप लोग तो रिवाइट डाल रहे हैं। आज आप लोग ये बात कर रहे हैं, कल को दूसरी जमातें ये बात करेंगी कि फलाने जज के पास हमारा केस ही ना लगे। नहीं, देखें, हमारे खिलाफ तो फैसले बंदयाल साहब ने भी किए, जो कासिम सूरी की रूलिंग को सेट असाइड किया। हमारे खिलाफ फैसले अतर मिनिल्लाह साहब ने भी किए। हमारे खिलाफ फैसले मंसूर अली शाह साहब ने भी किए। हमने तो कभी एतराज नहीं उठाया कि वो ना बैठे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस हैं कि हम काजी साहब पे एतराज कर रहे हैं। आमिर साहब, इस जो हुकूमत है, इलेजिटिमेट हुकूमत है, जो मैंडेट चोर हुकूमत है, इनकी जो ये जामिन है, इनकी गारंटी ये है, जब तक काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, ये तब तक मौजूद है। जिस दिन कोई इंडिपेंडेंट जज आ गया, इस मुल्क का चीफ जस्टिस, ट्राइब्यूनल्स ने अगर इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया, ये हुकूमत 6 महीने में जाएगी। नहीं तो ये अगर फैसला यही आ जाता है कि जनाब ये सेटल हो जाता है कि 4 जज उनके और 4 जज उनके, तो वो उनके वाले मर्जी के जजों के पास ही ये उनकी मर्जी के फैसले जाएंगे, मुकदमे जाएंगे, और बाकी के पास क्या जाएगा? तब देखें अब क्या हुआ। जो 4 जज अच्छी तरह केस चला रहे थे कि मांग रहे थे फॉर्म 45 दूसरी पार्टी से, वो बदल गए, उनकी जगह रिटायर्ड जजेस आ गए। जो जजेस 2 चला रहे थे केस, उनको इन्होंने रिज्यूम कर लिया।
तो क्या ये सरासर नाइंसाफी नहीं है? क्यों जजेस को हटाया गया? क्यों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे वो? क्योंकि कानून कहता है 6 महीने में फैसला करना है, वो करना चाह रहे थे 6 महीने में फैसला नहीं, लेकिन इस हुकूमत के वजूद को खतरा आ गया और फिर उसको रेस्क्यू किया सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 ने। यही तो सारा प्रॉब्लम है। इस तरह नहीं होता आमिर साहब। वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द जजेस आर आल्सो बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर बाउंड बाय देयर कोड ऑफ कॉन्डक्ट। नहीं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मुझे एक आज चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कहा कि आइन और कानून मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स आइन और कानून है, मगर उन्होंने कहा नज़ीरें मैटर नहीं करती। तो मैं तो स्टूडेंट ऑफ बड़ा ही लॉ भी नहीं हूँ, तो हमें जो समझाया गया था वो ये था कि ब्रिटिश कॉलोनीज में जो ज़्यादातर कॉमन लॉ होता है इसके अंदर नज़ीरों की बुनियाद के ऊपर प्रेसिडेंट्स पे ही चलता है। तो अगर प्रेसिडेंट्स को बाहर फेंक देना है तो मुझे ये बलगूबे जो आजकल सिविल लॉ, कॉमन लॉ, फलाना, बड़ी तकनीकी बहस हो जाती है, मगर वो हमें लगता है कि हमें कुछ हम ही नालायक हैं। नहीं, मैं आपको बड़ा सिंपल से बता देता हूँ। देखें, एक तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा मैं आइन और कानून का पाबंद हूँ। अब मैं दुआ करता हूँ कि वो वही कानून हो, आइन हो जो हमने पढ़ा है 1973 का जो आइन है, वो वैसा वाला आइन ना हो जिस तरह हमें क्लास 4-3 में माशरती उलूम की पाकिस्तान स्टडीज की किताबें पढ़ाई जाती थी जिसमें सारा झूठ लिखा होता था, वैसा वाला आइन ना हो, मैं दुआ करता हूँ। और साथ दूसरी बात, देखिए आर्टिकल 189 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो बाइंडिंग है ऑन ऑल जुडिशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। और ऐसी जजमेंट अगर 5 मेंबर बेंच ने दी है और काजी साहब 3 मेंबर बेंच में बैठे हैं तो वो उनपे बाइंडिंग होगी। अगर वो 5 मेंबर बेंच में बैठे हैं और वो 10 मेंबर बेंच की जजमेंट है तो उनपे बाइंडिंग होगी। तो लार्जर बेंच की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के स्मॉलर बेंच पे बाइंडिंग होती है। यही बात सलमान राजा साहब उनको समझा रहे थे कि आइन कानून के तो आप पाबंद हैं, आप इस चीज के भी पाबंद हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी फॉलो करेंगे जो लार्जर बेंच की होगी। आप अगर डिसएग्री करेंगे अपने जितने बेंच से तो उसके लिए लार्जर बेंच दोबारा बनेगा। सो ये उनको मेरे ख्याल से सलमान राजा साहब ने ये चीज समझा दी। ये उनकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं थी कादी साहब की कि मैं सिर्फ आइन और कानून के पाबंद हूं। आप लोग मुझे लगता है कि उम्मीद पे ज़्यादा बैठे हुए हैं कि वकला के दरमियान एक टिपिंग पॉइंट आएगा, फिर के जज हजरात खड़े होंगे। काफ़ी लोग अपनी अपनी तरीके से खड़े हुए हैं, मगर हाँ। वो जो एक जुडिशल मूवमेंट में एक जो स्पिरिट नज़र आती थी, मुझे वो नहीं नज़र आती। ये उम्मीद की हद तक ये है, या डू यू हैव अ स्ट्रेटजी टू फाइट इट? क्या है अगर है तो? हमारी पॉलिटिकल पार्टी, देखें जजेस ने कब जागना है, वकला ने कब जागना है, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब अगली जो मूवमेंट है, इमरान खान साहब की, तो हमें आज़ादी की तो फिक्र है, वो हम उसके लिए तो सड़कों पे आ रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से हमारे पास एक और मिशन आ गया है जो इस मुल्क का आइन और कानून को अपहोल्ड करना है, और उसके साथ ही कनेक्टेड है इमरान खान साहब की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के साथ। तो अब हमने जो भी जलसा करना है, जो प्रोटेस्ट करना है, सड़कों पे आना है, उसमें हमारी प्रायोरिटी पे होगा अदलिया की आज़ादी। हम उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए बोलेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, सड़क पे भी आएंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया अबूजर साहब, इंशाल्लाह दोबारा आपको जहमत देंगे। अबूजर सलमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो सियासत के ऊपर भी कुछ बात होगी और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर ज़रा मुफस्सल गुफ्तगू होगी। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, जो हम आईनी गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ सियासत के ऊपर भी हमने गुफ्तगू की। बड़े अहम लोग हैं जो मुल्क से बाहर चले गए हैं, बड़े लोग हैं जो मुल्क में रहते हुए खामोश हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सुलझाव का रास्ता कहाँ से निकलेगा। इकॉनमिक तो बिल्कुल भूल ही जाए ना, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं। हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम ये सियासत जो है वो बुनियादी तौर पर इशूज़ पाकिस्तान के बहरहाल वो महंगाई है, वो बिजली पानी है, वो बेरोज़गारी है, ये मसाइल हैं। और इस वक्त उसके साथ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम ये बहुत ठीक है, ये अदालती क्राइसिस जुड़ा हुआ है और इस्तेहकाम सियासी से ही हर चीज़ जुड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि इन चीज़ों की वजह से, ये मारकुटाई की वजह से जो अदालती सिविल वार होने जा रही है, सड़कों पे जो लड़ाई जा रही है, वो इस्तेहकाम नहीं आ रहा। मगर बहरहाल इन इशूज़ पे बात करनी पड़ती है।
कि एक तो मैं थोड़ा सा एक्सटर्नली कर लूँ कि मैं बार बार ये दोहराता रहता हूँ क्योंकि इंडिया से आज भी मैं देख रहा था उनके बड़े हॉक्स जो हैं, वो ब्राह्मा चैलनी उनके एक बहुत बड़े हॉक हैं, उन्होंने जो है बड़ी एक ट्वीट की भी थी कि जनाब ये बहुत अरसा हमने सिंतास माहिदा पानी को मुफ्त पानी देते रहे हैं पाकिस्तान को, अब ये बंद होगा और वो बिल को आ रही है और हमारे फॉरेन ऑफिस से या बाकी किसी हुकूमत से उसके ऊपर रिस्पांस नहीं आ रहा कि हम उसके मुतल्लिक, उन्होंने तो कहा 2 साल से वैसे ही उसकी मीटिंग नहीं हो रही, वो है। तो जब वो पानी रोक देंगे, जब बिल्कुल ये सर पे आ चुका है तो कोई जवाब या कोई स्ट्रेटजी वो नहीं है। एक ये फैक्टर है इंडिया की तरफ से। अफगानिस्तान के साथ अलहदा एक टेंशन चलती रहती है। खित्ते में दुनिया में भी तो नज़र डालनी पड़ेगी कि ये लेबनान की जो गाज़ा की जंग है ये लेबनान तक और फिर कल को ख़तरा हो सकता है कि लार्जर मिडल ईस्ट तक भी, शाम तक भी जा चुकी है। ईरान की भी देखना होता है कि वो किधर किस वक्त क्या रिएक्ट करते हैं और ये हमारे बॉर्डर तक ये भी आ चुकी हुई है। यूक्रेन की जंग भी बढ़ती जा रही है। सो दुनिया किसी और इशूज़ में लगी हुई है, हम किन इशूज़ में यहाँ पे फंसे हुए हैं और घूम फिर के फॉर एग्ज़ाम्पल आज वो हमारा अभी भी नॉट आउट ऑफ द वुड्स कि IMF का शुक्र है और उम्मीद भी है कि ये हो जाएगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, आज भी उनका बयान था कि ये हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए। मगर ये हमारी तमाम मुश्किलात का हल नहीं है क्योंकि ये होने के बाद भी हमने सालाना 25 अरब डॉलर तकरीबन 3-4 साल के लिए, 4 साल के लिए कम अज़ कम ये 25 बिलियन डॉलर की ये अदायगियाँ करनी होंगी। ये 7 बिलियन लेने से नहीं होगा। ये कैसे होगा? आहिस्ता आहिस्ता हर साल बतदरीज हमारे हमसाया ममालिक, हमारे जो एलाइज या दोस्त हैं चीन, सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह, वो कहना शुरू हो गए हैं कि बस करें। तो हर साल कितना के तरला मिन्नत करेंगे? हम इकॉनमी को ठीक करते हुए नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे वो नहीं बता रहे सोल्यूशन। जो वो पूछ रहे हैं कि बताएं ये पैसे तो चलो इस दफ़ा भी दे देंगे, आपने ये देने कैसे हैं? क्योंकि इकॉनमी की 2-4 बड़ी जो खबरें हैं उसके अंदर मैं शेयर कर लेता हूँ। ये मेरी नहीं, हफीज़ पाशा साहब बड़े मोतबर आदमी हैं, उनका ये आर्टिकल है। उन्होंने 3-4 मिक्स्ड, उन्होंने कहा जी बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ तो जाहिर है ये क्लेम किया जाता है कि जी देखें हमने इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो गई। ये भी उन्होंने ख़तरे का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जो हालात लगते हैं ना ये भी डबल डिजिट में वापस जा सकती है। फिर ये है कि आगे बुरी खबर आ गई भी है, कॉटन की क्रॉप भी हमारी ख़राब है और हमारी गंदम की भी। और वो पॉलिसी हम डिस्कस करते रहे हैं, जहाँ जो माल पानी बनाया गया उसके ऊपर सारी हुकूमत क्या हर तबका जो है सब चुप करके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही। जो वीट के अंदर स्कैंडल हुआ तो अभी वो भी है। साथ में सबसे ख़तरनाक बात उन्होंने 2 एक और की है। उन्होंने कहा है कि बैंकों का, ये मुल्क बनाया ही बैंकों के लिए था और वो पार्लियामेंट में भी बहरहाल वो पूछ रहे हैं कि जनाब ये डॉलरों की, उसमें जो आपने बताया था कि 65 अरब रुपया इन्होंने खा गया, तो उस इंक्वायरी का क्या किया गया? सारा पैसा जो सरकार का होता है वो बैंकों को दे देते हैं, बैंक को उसमें से कमाल का पैसा बना रहे हैं, मगर प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलता। जब तक प्राइवेट सेक्टर के पास ये कर्जा ना जाए, पॉलिसी रेट इन्होंने अब थोड़ा सा सूद कम किया है, मगर अभी भी शिरा वो खौफनाक वो बताया जा रहा है कि 11.4% से 3% मज़ीद कम हो गई है। सो और छोटे मोटे इस तरह के जो मामलात हैं कि पेट्रोल फॉर एग्ज़ाम्पल अभी गर्दिशी कर्जा 51% जो है ना, इन्होंने बताया गया था कि इन्होंने बिजली की कीमतों में इसलिए कीमत बढ़ाई 50% से भी ज़्यादा कि हम गर्दिशी कंट्रोल को वो अब वो खबरें आज शहबाज राना की रिपोर्ट है, हमारे मोतबर साफ़ी हैं कि 2.8 ट्रिलियन रुपए 2800 अरब रुपया जो है वो गर्दिशी कर्जा बढ़ गया है और अब मज़ीद उसके बावजूद बढ़ा है। और बिजली का ये रेट अभी और बढ़ाने की खबरें बना रहे हैं। पेट्रोल का इन्होंने अपने पे बड़ा एहसान किया कि जी 10 रुपए कम कर दिए। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत बहुत नीचे आ चुकी है, पाकिस्तान में उस सतह पे नहीं है। वो उतना नहीं कम किया और आइंदा कोई पता नहीं कि ये ज़्यादा लेवीज बनाएं। और हमें बताया जा रहा है कि क्योंकि टैक्सेस कम रहे, उसके अंदर शॉर्टफॉल है, तो शायद मिनी बजट लाया जाएगा अनकरीब और उसके बाद और टैक्सेस लगाए जाएंगे। सो ये एक सूरत हाल है कि बिल्कुल अभी भी हम दिवालिया खतरे से बचे नहीं हैं, अभी भी मुश्किलात हैं। मगर अगर देखें हमारी शराफिया को
और हमारी हुकूमत को इनको परवानी जो बुनियादी मसले जिससे हल हो सकता है, फॉर एग्जांपल IPPs का इशू हम बड़ा रेज करते रहे हैं, मगर नज़र ये आता है कि जो लोग बेचारे बिजनेसमैन उठे थे, गौर एजाज साहब की ज़ेरे क्या एप्टमा उठा था सारा, वो उन्होंने लीड ली थी, वो भी थोड़े से कमज़ोर पड़ गए नजर गए। मुझे नहीं पता बैकग्राउंड में किसकी क्या कमर मरोड़ी गई है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो अपनी जारी रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बैठी हुई है। देखें, जो उनको सूट करता था, फाइज ईसा साहब ने एक दिन में टेकअप कर लिया, एक दिन में जो ये कमेटी की तब्दीली थी, एक दिन में ऑर्डिनेंस चंद घंटे में हुआ, चंद घंटों के अंदर हो गया। ये पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ का IPPs का मसला है, उनकी पिटीशन मौजूद है, उसको नहीं सुना जा रहा और हुकूमत ये कह रही है कि हमने इनकी तफ्तीश नहीं करानी। तफ्तीश से इनकार है। हाँ, एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि 2 4 5 IPPs की कंपनीज को और क्रेडिट लिया जा रहा है कि वो राज़ी हो गई हैं और वो अन करीब आपको खुशखबरी देंगे। भाई वो मसला नहीं है, वो बड़ी सर्जरी नहीं है। बड़ी सर्जरी ये है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन दें। हमें आपका एहसान या उनका या भीख नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो चोरी का माल पिछले 30-40 साल से ये खा गए और सक्सेसिव हुकूमतें खा गई, पॉलिटिशियन खा गए, हमें इसका हिसाब और तफ्तीश करवानी है, इनकी तफ्तीश करवानी है। सिर्फ ये लॉलीपॉप छोटा सा देख के कि हम चंद IPP से जो छुटकारा पाने वाले माल, वो माल कमा चुके कई गुना, अब वो कहेंगे थोड़ा सा हम अपना मुनाफा कम करते हैं, ठीक है, उनके ये पकड़ के, ये नहीं चाहिए। सो ये होने जा रहा है, क्लियरली होने जा रहा है। सो ये बुनियादी मसले हैं, तो ये बुनियादी मसले जब तक हल नहीं होते तो पता नहीं क्या होगा। तो बुनियादी मसलों को हल करने के लिए आमिर साहब सबसे ज्यादा जो लॉलीपॉप बड़ा दिया जाता है आवाम को, वो तो IMF का ही दिया जाता है ना। वहां पर गए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वहां पर जाके उनके डेलीगेशन से भी मुलाकात करेंगे IMF के और बात करेंगे पाकिस्तान के लिए। वो जो है मसले वो बिल्कुल अल्लाह करे ऐसा हो जाए, वो क्योंकि वो तो बिल्कुल लाइफ लाइन है ना, उसके बगैर तो बिल्कुल ही हम क्राइसिस में फौरन चले जाते हैं। तो वो शुक्र है होने जा रहा है, हमारी दुआ भी है कि वो हो जाए, मगर दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। हमारी प्रॉब्लम इंटरनल है। इंटरनल का मैं थोड़ा सा क्विकली बता दूँ कि मेरे पास टाइम है। जी प्लीज। तो वो ये है कि हम ये घूम फिर के बात आ जाती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, और हम ये अभी मैं सुन रहा हूँ कि ये जो बड़े ही लाहौर के जलसे में जो रिस्क लिए गए हैं, ये कॉन्स्टेंटली अब वो कह रहे हैं कि जनाब विद और विदाउट NOC हमने करना है। आगे आप देखें, जब ये धमकी दी जाती है ना कि एक सूबे के वज़ीर आला को हम नहीं अटक पार करने देंगे या उसके ऊपर यहाँ मुकदमे हो गए हैं, खुदा न खास्ता ये वो भी कहें कि हम भी अटक के पार किसी को नहीं आने देंगे, उनके पास भी ये इख्तियार मौजूद है कि इनकी तकरीरों के ऊपर वो भी 50 मुकदमे करा दें। हाँ। सो ये जब कईयों को लड़ाया जाएगा तो एक या उसको वो कल को अली अमीन गंडापुर जो मुकदमात करवा दिए वो आते हैं यहाँ पे, तो उनको गिरफ्तार यहाँ पे कर लिया जाएगा। तो वहाँ पे भी KP में आगे ही सूरत हाल बड़ी हसास है। वहाँ पे ख़ास तौर पे उनके जो साउथ KP के अंदर जो है ना, बन्नू, लकी मरवत और इधर उधर बड़ी कशीदा सूरत हाल है। सो ये जब मैं डर रहा हूँ कि ये जो आगे बात जा रही है, बजाय इसके ये बातचीत करने के या इसका हल निकालने के, सियासी ये डेयरिंग जो की जा रही है, बिलावल साहब भी जो डेयरिंग दिखा रहे थे कि जी तुसी आओ अटक के पार आओ तो हम तुम्हें बताते हैं, तो ये अब पिंडी में होने जा रहा है। तो ये भी तो डेयर कर रहे हैं ना, गुजर साहब हमारे साथ थे, वो भी डेयर कर रहे हैं, कहते नहीं हम करेंगे ही करेंगे, मुज़ाहमत भी होगी, सब कुछ होगा। ये बस ये कई दफ़ा हम तो क्या बांग्लादेश का बार एग्जांपल नहीं है, स्पार्क यूं ही करके चंगारी हो जाती है, ये फिर हालात काबू में नहीं रहते। अक्लमंद लोग, अक्लमंद कौमें, अक्लमंद हुकूमतें, अक्लमंद मुक़तदरा जो है वो वक्त से पहले फैसले कर लेते हैं, सद्देबाप करते हैं, चांस नहीं लेते। ये बहुत ज़्यादा हम चांस ले रहे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा माजी के हवाले से देखा जाए तो जो जितने वेरिएबल लोकली, फिर खित्ते में और फिर दुनिया भर में जो ख़तरात हैं, हम उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे। और बहुत एक अपने, मैं बार बार ये जुमला दोहराता रहता हूँ कि अपने पाँव भर गोश्त के लिए पूरा यहाँ ऊँट ज़िबा किया जा रहा है कि क्योंकि आपने अपनी हुकूमत बचानी है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर साहब, देखने वालों का भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।